गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, इतिहास विषय को पढ़ रहे थे अपन, और आज हमारा एक नया टॉपिक है कांग्रेस का उदय। यानी कांग्रेस का उदय वैसे देखा जाए तो 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस का उदय होता है। लेकिन कांग्रेस का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ? देखिए, इतिहास एक ऐसा विषय है, अगर आप इसको, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा दूं, भी चलो कांग्रेस का उदय इस प्रकार हुआ, इसके सदस्य ये थे, इसमें इसने भाग लिया, ये इसके चरण थे, यहाँ पर ये व्यक्ति आया, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आपकी चीज़ चलो एक बार याद हो जाएगी और कुछ समय बाद आप भूल जाओगे। लेकिन अपन इसके बारे में पूरा बारीकी से पढ़ेंगे। बारीकी से मतलब क्या परिस्थितियाँ रही होगी उस समय। जैसे आज के समय देखो भी, कोई घटना घटती है, कोई क्रांति होती है या कोई चीज़ नई हमारे सामने आती है, तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा, ठीक है ना। तो कारण क्या था? जैसे सबसे पहले देखिए, नंबर एक, सबसे पहले अगर अपन देखें कि वेलेजली गवर्नर जनरल क्या है, वेलेजली का प्रेस नियंत्रण अधिनियम, ठीक। नंबर दो, कैनिंग अधिनियम 75, लाइसेंस निस्तारीकरण, ठीक है। एलिब्रेट बिल विवाद, लिटन, ठीक है। उसके बाद सेंसरशिप अधिनियम। देखिए, ये चीज़ क्या है, इसकी पृष्ठभूमि निकाल के लेके आएंगे अपन। पृष्ठभूमि में क्या आएगा? देखिए, सबसे पहले अपन इसके बारे में जानेंगे कि होता क्या था, ये चीज़ क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये चारों आपके समझ में आ जाएंगे। इट मीन्स कांग्रेस की पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी आपकी, बस सुनते जाओ। सबसे पहला देखो, पहला क्या है? वेलेजली का प्रेस नियंत्रण अधिनियम, ठीक। हुआ क्या? वेलेजली कौन है? गवर्नर जनरल, वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल हो गया ना। तो अब क्या होगा कि इसने क्या किया कि उस समय भारत में फ्रांसीसी भी कंपनी थी, यानी भारत में इंग्लैंड भी आया था, फ्रांस के दोस्त भी आए थे। जब अपन शुरू में पढ़ा था तो देखो कंपनियां भारत आई थी, डच है, स्वीडन है, फ्रांसीसी और है। तो वेलेजली ने क्या किया? प्रेस नियंत्रण एक अधिनियम बना दिया। प्रेस जानते हो क्या होता है? हमारा जो आर्टिकल 19 है ना, उसमें एक चीज़ दी गई है, उसमें है कि सूचना का अधिकार, द राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। ये क्या होता है? अधिकार है कि इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, उसका ब्यौरा मांग सकते हैं। कोई चीज़ हमें लिखनी होती है, प्रतिक्रिया देनी होती है, तो उसके ऊपर अपन रिएक्ट कर सकते हैं अपना। तो वेलेजली ने क्या किया कि प्रेस नियंत्रण अधिनियम बना दिया। फ्रांसीसियों के डर से बनाया था ये, वैसे तो फ्रांसीसियों के पास अंग्रेजों की कोई कमजोरी है वो चली जाती थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि वेलेजली ने क्या किया? प्रेस नियंत्रण अधिनियम बना दिया। अब क्या होगा कि जो प्रेस है ना, जो टाइपिंग होती थी, जब अखबार वगैरह या कोई चीज़ छपती थी, वो नहीं छपेगी इनके बिना। पहले भारतीय छाप सकते थे, जैसे भारतीयों को कोई संदेश पहुंचाना है या कोई पत्र निकालना है और निकालना है, तो वो निकाल सकते थे। लेकिन जैसे ही वेलेजली को इस बात का पता चला कि इस प्रकार से अगर मीडिया के अंदर हमारी कोई कमी जाएगी या कंपनी की कोई बात जाएगी, तो हो सकता है कि ब्रिटिश क्राउन तक ये बात पहुंच जाए। आपको पता होगा ना, क्योंकि 1857 में जब क्रांति हुई थी, तब क्या हुआ था 1857 की क्रांति में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके किसके पास चला गया था? ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था। अब ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया तो ये थोड़ा कमज़ोर हो गए थे, अधिकारी थोड़े कमज़ोर हुए, और उनको ये लगा कि अगर महारानी तक ये बात पहुंच जाएगी तो हो सकता है कि हमारी शक्तियों में कोई मतलब कमी हो जाए, या मैडम इस प्रकार के नियम वो बना दे दोबारा कि फिर हमारे ऊपर ये हावी हो जाए। तो वेलेजली ने क्या किया? प्रेस नियंत्रण अधिनियम बना दिया, जिसका अर्थ ये हुआ कि भी अब भारतीय जो लोग हैं ना, वो अखबार आदि पत्र वगैरह नहीं
मतलब अपना जो मुख्य की बात है, जो बात कहना चाहते वो नहीं छपवा सकते थे। अगर छपवाएंगे भी तो पहले उसको रीडिंग करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर वो वाजिब एलिजिबल है, छापने योग्य है और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई कमजोरी नहीं है तो वो छपवाएंगे, अदरवाइज वो इस प्रकार से मना कर सकते थे। अब ये बात भारतीयों के दिल में घर कर गई। उन्होंने बोला कि इस प्रकार से अगर ये कर रहे हैं तो हमारी तो स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, यानी हम खुलकर कोई बात लिख भी नहीं सकते ना बोल सकते। तो ये इस प्रकार का एक कानून बन गया वेलेस्ली द्वारा। अब दूसरा है कैनिंग अधिनियम 75 लाइसेंस निशस्त्रीकरण। ये क्या था कि लॉर्ड कैनिंग का तो आपने नाम सुना ही होगा, वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जब वायसराय बना था उस समय इसने क्या किया कि पहले भारतीय लोग जो लोग थे, जो राजा महाराजा होते थे या कोई भी ले लो, बड़ा आदमी ले लो, उनके पास खुद के अपने हथियार होते थे। आज भी रखते हैं ना लोग शौक के तौर पे, गन वगैरह रखना, पिस्टल रखना, जो भी हथियार आप XYZ जो भी हो, आदमी जिससे मरता है वो हथियार ही होता है अपने आप में, चाहे वो हथियार कोई सा भी हो, चाहे जबान का हो, लोहे का हो, पित्तल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कैनिंग अधिनियम 75 लाइसेंस अधिनियम निशस्त्रीकरण क्या था कि जिन जिन व्यक्तियों के पास हथियार होते थे, जिन व्यक्तियों के पास हथियार होते थे, जो राजा महाराजा लोग अपने हथियार रखते थे, अब अंग्रेजों को तो डर लग रहा था कि इनके पास हथियार होंगे तो ये हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। तो कैनिंग ने क्या किया, एक नियम बना दिया अधिनियम 75, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि जिन व्यक्तियों के पास हथियार है उनसे उनको अब क्या लेना पड़ेगा कि लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे अपन वर्तमान में आज लेते हैं, जैसे आज अपने को बंदूक खरीद के लेके आने तो अपन लाइसेंस बनवाते हैं ना, पहले बंदूक कम पैसे की आती है, लाइसेंस ज़्यादा पैसे का बनता है। तो इस प्रकार से हम उनको क्या करना होता था, एक लाइसेंस बनवाना पड़ता था। और जब कभी आपातकालीन या कोई ऐसी चीज़ आए, जब आप लाइसेंस बनवाओगे, अप्लाई करने जाओगे तो कैनिंग के पास है, तो उसमें ये बाकायदा लिखा हुआ था कि अगर कभी आपातकाल आएगा या कोई दिक्कत आएगी तो हम आपके हथियार वो जब्त भी कर सकते हैं। अभी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आपातकाल उस समय कोई इंदिरा गांधी तो है नहीं जो इमरजेंसी लगा देगी, या कोई चुनाव तो होने वाले है नहीं जो हमें जमा करवा के आने पड़ेंगे। तो दिक्कत आपात इमरजेंसी क्या आएगी, इन्हीं की आएगी भी। अगर हम कोई रोलेट एक्ट कानून लेके आए या और लेके आए तो आप अपने हथियार है वो हमें जमा करवाओ। ठीक है, इसके बाद इलिबरेट बिल विवाद, लिटन के समय लिटन ने क्या किया था कि इलिबरेट बिल विवाद, ये इलिबरेट बिल विवाद क्या था कि इसके अंतर्गत होता क्या था इलिबरेट बिल विवाद, यानी जॉन इलिबरेट एक व्यक्ति था, सचिव था, उसने क्या किया कि ये एक अधिनियम लेके आया, एक अध्यादेश लेके आया। इस अध्यादेश में क्या होता था कि पहले सुनो क्या होता था, पहले ये होता था कि जो कोर्ट होते थे, जो जजेज होते थे वो इंडिया के नहीं होते थे, वो होते थे सिर्फ और सिर्फ किसके, अंग्रेजों के। ठीक है, अब अंग्रेजों के जज होते थे तो बाद में इंडिया के जजों की नियुक्ति हुई। तो इंडिया के यानी भारतीय लोग जज तो बन गए, लेकिन उन्हें यूरोपीय मामलों में वो दखलंदाजी नहीं कर सकते थे। समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे देखो भी, एक तो मान के चलो मैं हूँ तो मैं भारतीय जज हूँ, और एक मेरे पास जो व्यक्ति दूसरा जज है वो इंग्लैंड का है। तो इंग्लैंड वाला जो जज है ना वो दोनों प्रकार के मामले देख सकता है, यानी भारतीय मामले भी देख लेगा और कौन से मामले देख लेगा, यूरोपीय मामले भी देख लेगा। ठीक है, वो दोनों लेके ले। लेकिन अगर मैं इंडियन जज हूँ तो मेरे पास सिर्फ भारतीय मामले ही आएंगे, यूरोपीय मामले नहीं आएंगे। यूरोपीय मामले यानी जो कोई व्यक्ति है जिसने किसी की हत्या कर दी और वो अंग्रेज है तो मेरे पास नहीं आएगा। मेरे पास आएगा तो उसको मैं फांसी दूंगा एंड टू एंड ही, भी इसको अभी फांसी दो, क्योंकि उसने किसी भारतीय को ही मारा होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन वो मामला किसके पास जाएगा, अंग्रेज जज के पास। अब अंग्रेज मुकदमा सुनने वाला जज और सुनाने वाला अंग्रेज, तो फिर क्या होगा, उसकी सज़ा कम हो जाएगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ट्रांसफ़र करके इंग्लैंड भेज देंगे, और तो कुछ होने वाला है नहीं। और ऐसा ही हुआ था, अंग्रेज़ों की नीति अपन पढ़ते हैं तो वो कुछ नहीं करते, क्योंकि अपने को तो पता ही नहीं चलता था उसको क्या सज़ा हुई है। और सज़ा दे भी दे तो क्या भारतीयों को बुलाएंगे देखने के लिए भी, चलो देखो इसको फांसी लटका रहे हैं। एक की भी अंग्रेज को फांसी नहीं दी। यहाँ तक तो जनरल डायर ने कितना खून खराबा किया था भारत के अंदर, जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड करवाया था, उसको तो लंदन शेर के नाम से उपाधि दी गई थी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, तो कुछ करने वाला तो थे ही नहीं। तो इलिबरेट बिल के अंदर क्या होता था कि भी जो भारतीय जज थे ना वो यूरोपीय मामलों में देख कर सकते थे, जबकि ये जो था ना इसको लिटन ने खारिज कर दिया। लिटन ने क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया। लिटन बोला कि इस प्रकार के ये लेके आएगा, तो उसमें वायसराय लिटन था, और लिटन ने क्या किया,
कि ये इलिबरेट तो पागल हो गया है और इस प्रकार के मामले में नहीं सुनने दूंगा, अपने पास नहीं आने दूंगा, ये बात लेके आए। तो उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि लिटन इस बिल को जब बंद किया, जब खारिज करवाया ना, तो लोगों के मन में ये चीज़ मतलब कानून भारतीयों ने एक नारा दिया कि मुहब्बंद अधिनियम भी लेटन जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का वायसराय है जो हमारा एक प्रकार से मुंह बंद कर देगा और देसी भाषाओं के ऊपर जो रोक लगा रहा है, ये देसी भाषाओं के ऊपर भी उसने रोक लगा दी थी। देसी भाषाओं के अंदर भी आप अपने कोई पत्र वगैरह नहीं छाप सकते हो। यानी पहले भारतीयों के पास अनेकों प्रकार के तरीके थे क्योंकि बेचारों को इंग्लिश तो आती नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, वो देसी भाषा में जैसे राजस्थानी हो गया, मारवाड़ी, कोई भी भाषा ले लो, गुजराती है, तमिली, अब वो अंग्रेज़ों को तो आती नहीं। अब भारतीयों ने क्या किया, देसी भाषाओं में जैसे बंगाली या मराठी में, ये आपने देखा ही भी होगा, बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने छापे था ना पत्र वगैरह, तो उन भाषाओं में छापे। तो उन भाषाओं में जब छापे ना तो अंग्रेज़ों ने इस पर भी रोक लगा दी। इसे बोला गया मुंह बंद अधिनियम कि अब भारतीयों को ये एहसास होने लग गया कि ये कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ गलत करने वाले हैं। तो इसकी भी प्रतिक्रिया हुई। तो इसके बाद में जब एक सेंसरशिप अधिनियम था, सेंसरशिप अधिनियम के अंदर क्या हुआ कि अंग्रेज जो है ना वो क्या कर सकते थे, किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकते थे, उसके ऊपर मुकदमा लगा सकते थे, ठीक है। उसको कोई भी नियम था, कोई भी कानून था, उसको पारित करने का, उसे लागू करने का अधिकार सिर्फ किसको था, अंग्रेज़ों का था। वो भारतीयों की उनमें कोई जरूरत नहीं होती थी। यानी सेंसरशिप अधिनियम के अंतर्गत है कोई भी कानून अगर आप बनाओगे तो उसमें भारतीयों की अनुमति लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी इस प्रकार से अनेकों प्रकार के ये नियम बनाए। तब भारतीयों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भी हमारा भी एक कोई ऐसा संगठन होना चाहिए, हमारा भी क्या होना चाहिए, कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जिसके अंतर्गत हम भी अपनी मांग जो है वो कहाँ तक पहुँचा, किसके तक पहुँचा सकें, उच्च लेवल तक लेके जा सकें, ठीक है, उच्च लेवल तक लेके जा सकें हमारी बात। वो ऐसे नियम हमारे पास भी होने चाहिए, हमारा भी एक ऐसा कोई संगठन होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर जो चीज़ निकल के आई वो यही थी, ठीक है ना। तो अब अपन इसके बारे में पढ़ें तो सबसे पहले कांग्रेस का उदय भी, ये तो इसके कारण थे भी, कांग्रेस का उदय किन किन परिस्थितियों में हुआ, ये तो इसके कारण थे। अब इसके बारे में एक एक जाने भी, कांग्रेस का उदय जब हुआ तो क्या क्या चीज़ें लेके आई। तो सबसे पहले इसने कांग्रेस की जो प्रमुख मांग थी वो ये थी कि केंद्र व राज्य में विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई जाए। दूसरा जो कारण था कि मनोनीत सदस्यों की बजाय निर्वाचित सदस्यों को स्थान दे। ठीक है। नंबर 3, ब्रिटेन में स्थापित इंडियन काउंसिल समाप्त हो। ठीक है। सिविल सेवा की आयु 19 से बढ़ाकर 23 हो। बजट पर बहस करने का अधिकार हो। बजट पर बहस करने का क्या हो, अधिकार हो। इसके बाद में जो आएगा वो
बर्मा को पृथक किया जाए, पृथक किया जाए। इंग्लैंड से आयातित सामान पर आयात कर लगे। ठीक है। उसके बाद अगर अपन अगला देखें तो 8वां जो पॉइंट है वो है सैनिक खर्चों में कटौती हो। सैनिक खर्चों में कटौती हो। भारत में एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति हो। रॉयल कमीशन की नियुक्ति हो। ठीक है। उसके बाद 10वां अगर पॉइंट देखें तो सरकारी नौकरी में भारतीयों को अवसर मिले। उसके बाद 11 नंबर अगला सम्मेलन कलकत्ता में हो। ठीक है। देखो क्या पढ़ रहे थे, कांग्रेस का उदय पढ़ रहे थे ना अपन। कांग्रेस का उदय किन किन परिस्थितियों में हुआ आपको पता होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने कार्य ऐसे किए थे कि संगठन बनाने पे हम लोग मजबूर हुए। ठीक है। संगठन जैसे इलिबरेट बिल विवाद है, अधिनियम 75 है, उसके बाद मुंहबंद अधिनियम था, देसी भाषाओं पर रोक लगाना और लगाना, बहुत सारे कांड थे। क्योंकि कांड अगर पढ़ेंगे तो अपन कांड कहानी पढ़ पाएंगे, 4-5 घंटे का वीडियो बनेगा, कांड कहानी होंगे। हुआ क्या कि कांग्रेस का जो उदय था, कांग्रेस का जो अर्थ होता है वो होता है लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह। लोगों का एक समूह बना, और लोगों का जब समूह बना तो उन लोगों के समूह ने एक बात कही कि हमारी ये मांग पूरी करो आप। तो इन मांगों को मनवाने के लिए लोगों का एक संगठन बना, लोगों का एक समूह बना, और उस समूह को क्या नाम दिया गया? कांग्रेस। वो समूह में क्या क्या चीज़ें रखी गई? सबसे पहले नंबर 1, केंद्र व राज्य विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है। यानी पहला कारण ये था कि इस कांग्रेस का उदय, कांग्रेस का जो समूह था लोगों का, उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य विधान परिषदों में हमारी जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। संख्या का अर्थ समझ में आ गया आपके? क्या था संख्या का अर्थ? ये था कि जो गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी होते थे ना, गवर्नर जनरल जो नियम बनाता था, जो कानून बनाता था, जो भारतीयों के लिए जो नियम बनते थे, उसमें पहले एक भी लोग नहीं होता था भारतीय। पहला व्यक्ति 1909 में बनेगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद 1919 में 3 और हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जब हमारा व्यक्ति नहीं होगा तो वो क्या बताएगा हमें किस चीज़ की जरूरत है? भी कोई व्यक्ति चला जाएगा तभी तो पता चलेगा नहीं भी हमारा ये व्यक्ति, अरे हमारे कोई इस चीज़ की कमी है, हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, वो चीज़। तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में कोई सदस्य भारतीय तो है ही नहीं। अब सदस्य जब नहीं होगा तो फिर ये बताओ वो क्या बताएगा? तब लोगों ने कहा कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है ना, गवर्नर जनरल यानी जो नियम बनाते हैं आप लोग, जो हमारे लिए जो चीज़ सोचते हो, हमारे लिए कुछ करते हो, तो उसमें हमारे व्यक्तियों को तो नियुक्ति करो आप पहले। जब आपको पता है, आप लोगों को क्या पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है हमारे पास? क्योंकि अगर साधारण ढंग से देखा जाए तो हमारी और उनकी तो आवाज़ में भी बहुत डिफरेंस था। हम तो उनकी भाषा भी नहीं समझ पाते थे। क्या बताया, क्या वो करेंगे? हमारे गाँव ग्रामीण क्षेत्र में कितनी दिक्कत होती है, शहरी क्षेत्र में कितनी दिक्कत है, तो उनको थोड़ा ना पता। जिसके पैर फटी ना भी आई वो क्या जाने पीर पर आई। तो उन लोगों को तो कभी दुख का एहसास ही नहीं होता था। और भारतीय लोग तो 3-3 दिन से खाना नहीं खाते थे, जबकि वो लोग तो मांस मदिरा का सेवन करते थे, और हम तो लोग बहुत शुद्ध शाकाहारी थे, प्योर वेजिटेरियन थे। समस्या आएगी कि नहीं आई, किस चीज़ से हमें दिक्कत है? तो सबसे पहला हमारा पॉइंट उनका यही था कि कांग्रेस का उदय जब हुआ तो कांग्रेस का उदय के अंदर जो व्यक्ति थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दिनेश वाचा, अनेकों प्रकार, सत्येंद्र प्रसाद, ये जो लोग थे, इनका कहना था कि आप लोग जो आप नीतियाँ बनाते हो, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है, जो नियम बनाने वाली जो संस्था है,
आप जिस प्रकार के नियम बनाते हो, चाहे केंद्र में बनाओ, चाहे प्रांतों में बनाओ, चाहे सेंटर में बनाओ, कहीं पर भी बनाओ, उसमें हमारे व्यक्तियों की नियुक्ति करो, हमारे व्यक्तियों की नियुक्ति करो। आप कोई भी नियम बनाओ तो हमारे लोगों से पूछो, आप हमारा व्यक्ति आपको बताएगा, उसके अनुसार आप नियम बनाओ, कुछ भी बनाओ तो। क्योंकि ये अभी उदारवादी चरण चल रहा है कांग्रेस का, यानी शुरू में ये मांगे निकल के आई थी। ठीक है। अब दूसरा क्या था कि मनोनीत सदस्यों की बजाय निर्वाचित सदस्यों को स्थान दे। ये भी बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि होता क्या था पहले कि क्या करते हैं अंग्रेज कि एक तो होता, देखिए मनोनीत होता है निर्वाचित। मनोनीत और निर्वाचित में अंतर क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा कि राज्यसभा में 12 व्यक्ति और 2 लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, जो शिक्षा, साहित्य, कला, खेल कूद, सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखते हैं ना, उनको मनोनीत करते। तो मनोनीत का अर्थ क्या हुआ भी, जैसा कोई व्यक्ति है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, उसने खेल के क्षेत्र में अपना बहुत नाम कमाया, देश का नाम रोशन किया, तो राज्यसभा में क्या कर दिया, मनोनीत कर दिया। अब चाहे उसमें टैलेंट है या नहीं है, उसमें उसको पॉलिटिशियन का पता है या नहीं है, वो उस मायने नहीं रखता, मायने रखता है उसका खेल में तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना, खेल के क्षेत्र में नॉलेज है, तो वो जो नीतियाँ बनाएंगे तो खेल से संबंधित पूछ लेंगे सचिन तेंदुलकर से। जब राज्यसभा का बजट पारित होगा, कुछ और होगा, तो खेल में क्या नया नवाचार लेके आना है, खेल में क्या सुधार करना है, क्या साइन बोर्ड को देना है, क्या BCCI को देना है, क्या ICC को देना है, तो वो सारे सचिन तेंदुलकर बता देगा। सचिन तेंदुलकर ये बता सकता है कि भी उस क्षेत्र में हमें चुनाव जीतना है, तो उसके लिए हमें किसको प्रभारी बनाए, ये बनाए, वो तो नहीं हो सकता ना। तो ये तो अपने आप पे उन पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने कहा कि मनोनीत सदस्य, अंग्रेज क्या करते हैं कि कोई भी अंग्रेज अधिकारी है, कोई व्यक्ति अंग्रेजों का, तो उसे ये मनोनीत कर देते और लिखवा देते कि हमने इतने व्यक्ति मनोनीत केंद्र सरकार में किए हैं और इतने वहाँ पे किए हैं। ये व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान करेगा, ये व्यक्ति खेल के क्षेत्र में कार्य करेगा, ये व्यक्ति वहाँ कार्य करेगा, ये व्यक्ति वहाँ कार्य करेगा। तो इस प्रकार से समस्या आई ना। तो इन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा। कांग्रेस का जो समूह था, लोगों का जो समूह था, उन्होंने कहा कि आप मनोनीत सदस्यों की बजाय निर्वाचित सदस्य लेके आओ, यानी पहले आप निर्वाचन करवाओ। निर्वाचन करवाओगे तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय मत डालेंगे, तो निर्वाचन प्रक्रिया तो आएगी नहीं, निर्वाचन प्रक्रिया तो 1909 में आएगी। तो इसका मतलब 1885 में ये कांग्रेस का उदय हो रहा है, और 1985 में अगर जनमत आती है या निर्वाचन पद्धति आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका ये लक्षण मान सकते हैं ना अपन एक प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि आप निर्वाचित, यानी पहले चुनाव करवाइए, आप चुनाव करवाइए और उन चुनाव के अंदर भारतीयों को भी मौका मिले। अब अंग्रेज बेचारे भारतीय दिमाग लड़ा रहे थे, वो ये लड़ा रहे थे कि अंग्रेज खड़ा होगा और एक तरफ भारतीय खड़ा हो जाएगा, तो अंग्रेजों को कोई वोट डालने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीमित के अंग्रेज अधिकारी हैं, अंग्रेजी लोग हैं, और हमारा व्यक्ति जीत जाएगा तो वो केंद्र में हमारा व्यक्ति होगा, राज्य में हमारा व्यक्ति होगा, तो हमारे लिए क्या बनाएगा, नियम बनाएगा। जैसे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को मनोनीत किया था ना अंग्रेजों ने, तो वो कुछ न कुछ तो हमारा व्यक्ति हमारी फायदे की बात करेगा। तो उन्होंने कहा कि आप चुनाव करवाइए और उन चुनाव के आधार पर आप फिर प्रांतों में और इनकी कार्यकारिणी जो संख्या वो बढ़ाइए, संख्या को बढ़ाइए। संख्या में बढ़ाने के बाद भारतीय जो व्यक्ति है उनकी संख्या में इजाफा कीजिए, भारतीयों को आप पूरा स्थान दीजिए, और भारतीय लोग जब जाएंगे तब हम इस व्यवस्था को मानेंगे। और इसी व्यवस्था के कारण इन लोगों ने क्या किया था, अनेकों प्रकार के नियम बनाए थे, ठीक है ना। एक नियम बनाए, नियमों की बहुत बड़ी संरचना लेके आए और लोगों का एक संगठन बना, और लोगों का संगठन फिर नाम क्या रखा गया उसका, कांग्रेस। और उन्होंने कहा कि हमें ये सारी की सारी जो मांगे हैं वो क्या करनी है, मनवानी है, सारी की सारी मांगे हमें मनवानी है। और उस मांगों को मनवाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई, और नाम क्या रखा गया, कांग्रेस रखा गया, ठीक है। और इसी कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये जो मैंने आपके सामने 10, 12, 15, 20 बातें मैंने लिखी है बोर्ड पे, इसके बाद जब ये समझा दूंगा सारे तो फिर अगली लिख दूंगा। मुख्य उद्देश्य उनका यही था कि ये चीज़ें हमारे पूरी होनी चाहिए, और धीरे धीरे 1947 में जब भारत आज़ाद होगा तो ये सारी पूरी भी हो जाएंगी। ये भी बात है कि सब ये चीज़ क्या कर देंगे, पूरी कर देंगे। तो बाकी इनके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज कर दिया करो, बता दिया करो, ठीक है। आप वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, वीडियो सब देखा करो, टाइम का सदुपयोग क्या करो, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।